एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस the green and purple bacteria do not use the following one as electron source. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, यहाँ पे मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ. क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है उसमें जो ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया होते हैं वो इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह यूज नहीं करते. तो देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. मैं बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर करूं तो आपको पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है. बच्चों जो आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है ना, इसमें आप क्या करते हो, इसमें आप वाटर के मॉलिक्यूल और इसमें आप कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल ये लेते हो और यू जो सन की लाइट है, जो आपकी सन की रेज है, जो आपकी सनलाइट है, आप इस लाइट एनर्जी को यूज करते हो. इस लाइट एनर्जी को बच्चों, इस लाइट एनर्जी को पहले आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो. इस लाइट एनर्जी को पहले आप केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हो. केमिकल एनर्जी किस फॉर्म में होती है, या तो एटीपी की फॉर्म में होती है या NADPH की फॉर्म में होती है. फिर इस केमिकल एनर्जी से आप कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो, कोई ना कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हो, और इस प्रोसेस में आपका वाटर का मॉलिक्यूल भी रिलीज होता है और इस प्रोसेस में आपकी ऑक्सीजन भी रिलीज होती है. इस प्रोसेस में आपका ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज होता है. तो ऐसा फोटोसिंथेसिस जहां पे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, ऑक्सीजन रिलीज हो, उसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. उसको क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. और सेकंड टर्म जो क्वेश्चन है आपसे पूछिए, वो पूछिए एनऑक्सीजेनिक क्या होता है. तो एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है आपने फोटोसिंथेसिस तो करवाई है लेकिन ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है वो रिलीज नहीं हो रहा. मतलब फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन से बच्चों अगर हमें ऑक्सीजन रिलीज ना मिले, ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल है अगर वो रिलीज ना हो, तो उसको बोलते हैं एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. और अगर फोटोसिंथेसिस करते टाइम ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रिलीज हो रहा है तो उसको बोलते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. तो कई बार तो ना आपसे एग्जांपल्स पूछ लेते हैं कि ऑक्सीजेनिक कहां पे होता है और एनऑक्सीजेनिक कहां पे होता है. तो बच्चों एनऑक्सीजेनिक के लिए तो आपको याद रखना है जो प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, प्रोकैरियोट्स में भी कौन बच्चों, प्रोकैरियोट्स में भी जो ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्रीन और पर्पल फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं, ये एनऑक्सीजेनिक का एग्जांपल शो करते हैं. किसका एग्जांपल शो करते हैं, एनऑक्सीजेनिक का. और अगर बात करें हम ऑक्सीजेनिक की, बात करें कि ऑक्सीजेनिक जो है वो कहां देखने को मिलता है, तो ऑक्सीजेनिक जो है आपका वो यूकैरियोट्स में देखने को भी मिलता है और प्रोकैरियोट्स में भी देखने को मिलता है. ये बहुत बार डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि ऑक्सीजेनिक कहां मिलता है और एनऑक्सीजेनिक कहां मिलता है. प्रोकैरियोट्स में अगर बात करें तो जो आपके साइनोबैक्टीरिया हैं वो ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं. और यूकैरियोट्स में अगर बात करें तो जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं और जो फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टा हैं वो सब क्या करते हैं, वो सब करते हैं आपका ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस. तो ये तो है बेसिक बात, ये है सारी बच्चों बेसिक बात कि ऑक्सीजेनिक क्या होता है, एनऑक्सीजेनिक क्या होता है और इनके एग्जांपल्स क्या होते हैं. अब क्वेश्चन ने जो आपसे पूछा है हम उसको डिस्कस करते हैं. पहले हमने बेस क्लियर कर लिया, अब हम देखने जा रहे हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है. क्वेश्चन कह रहा है कि जब एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस होता है, मतलब जब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में एज अ बायो प्रोडक्ट, तो जो ग्रीन और पर्पल बैक्टीरिया होते हैं वो इनमें से किसको इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह यूज नहीं करते. तो बच्चों वाटर एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो एनऑक्सीजेनिक कंडीशन में इलेक्ट्रॉन सोर्स की तरह यूज नहीं होता. मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ, वाटर वो मॉलिक्यूल है जो कभी भी एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस में एज अ इलेक्ट्रॉन सोर्स यूज नहीं होता. इंस्टेड क्या होता है बच्चों, जो आपकी CO2 है ये H2S के साथ रिएक्ट करती है, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपकी H2S के साथ रिएक्ट करती है. यहाँ पे लाइट आप लोग एब्जॉर्ब करते हो और बैक्टीरिया के पास जो क्लोरोफिल होता है उसको बैक्टीरियो क्लोरोफिल कहते हैं, सिंपल क्लोरोफिल नहीं कहते. तो उसको BCHL के नाम से लिखते हैं, बैक्टीरियल क्लोरोफिल. तो अल्टीमेटली आपको मिल जाता है CH2O, मतलब एक ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिल गया, प्लस साथ में आपको मिलता है वाटर और साथ में आपको मिलता है 2S. ठीक है, जो नॉर्मल रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, सल्फर की जगह जो यूकैरियोट्स होते हैं वो H2S की जगह H2O यूज करते हैं, तो अल्टीमेटली 2S की जगह वहां पे O2 रिलीज हो जाता है, इसीलिए वो ऑक्सीजनिक कहलाती है. तो वाटर कभी भी यूज नहीं होता, क्योंकि अगर आप वाटर यूज करोगे तो आप ऑक्सीजन लिबरेट कर दोगे एज अ बायो प्रोडक्ट, तो फिर वो आप एनऑक्सीजेनिक की जो कंडीशन है उसको फिलफिल नहीं करोगे. एनऑक्सीजेनिक का मतलब क्या होता है, एनऑक्सीजेनिक का मतलब ही है बच्चों यहाँ पे एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, कि जब आपने रिएक्शन करवाई है तो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन जो है वो एज अ बायो प्रोडक्ट नहीं रिलीज होगी. इसी रीजन से आप वाटर को कभी यूज नहीं करते हो. इज इट क्लियर टू एवरीवन, इज इट क्लियर टू एवरीवन.
क्विकली रिप्लाई, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बताएंगे, क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? वेरी गुड इवनिंग सपना पाटिल, अनुरुद्ध कुमार, वेरी गुड इवनिंग। जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये क्वेश्चन आप सबको क्लियर है? जल्दी से मुझे सब बच्चों का रिस्पॉन्स चाहिए। किसी एक को भी अगर रिपीट करवाना है तो मुझे अभी बता दो। किसी एक को भी अगर रिपीट करवाना है तो अभी बता दो, मैं दोबारा यूज बता देती हूँ। एनऑक्सीजेनिक का मतलब ऑक्सीजन रिलीज होनी ही नहीं चाहिए, ठीक है। और अगर तुम वाटर यूज कर दोगे, जहां पे मैंने H2S लिया है बच्चों, यहाँ पे अगर तुम वाटर यूज कर दोगे तो अल्टीमेटली जो 2S रिलीज हुआ है इसकी जगह ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी, तो आप एनऑक्सीजेनिक की कंडीशन को फुलफिल ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसी के साथ हम लोग चलते हैं, इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं कौन बच्चा इसका आंसर देगा। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है इन क्लोरोप्लास्ट PS1 प्रेजेंट ऑन। तो बच्चों आपको पता है आपके पास दो फोटो सिस्टम मिलते हैं, एक PS1 और दूसरे को हम बोलते हैं PS2। यस और नो? आपके पास दो फोटो सिस्टम मिलते हैं, एक होता है PS1, दूसरा होता है PS2। ये फोटो सिस्टम ही क्या करते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस का जो रिएक्शन सेंटर है, जो फोटोसिंथेसिस का पूरा प्रोसेस है, उसकी जो लाइट रिएक्शन है उसको टेक्स प्लेस करवाते हैं। फोटो सिस्टम का मतलब ही क्या है, जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करवा रहा है, ठीक है। फोटोसिंथेसिस का मतलब ही, फोटो सिस्टम का मतलब ही क्या है, जो आपका फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करवा रहा है। तो वो कह रहा है जो ये दो फोटो सिस्टम है PS1 और PS2, इनकी लोकेशन कहाँ है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ये एक लीफ है, यस और नो? लीफ के अंदर आपके सेल्स प्रेजेंट है, उन सेल्स के अंदर आपको क्लोरोप्लास्ट देखना है। क्या देखना है? क्लोरोप्लास्ट। उन क्लोरोप्लास्ट का भी स्ट्रक्चर अगर आपको पता हो तो क्लोरोप्लास्ट जो है बच्चों, उनके पास इस तरीके से दो मेम्ब्रेन मिलती है, यस और नो? और बीच का जो फ्लूइड होता है इसको स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे आपने देखा था इस तरीके से थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट थे, इस तरीके से थाइलाकॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, यस और नो? और बहुत सारे थाइलाकॉइड्स जब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर ऐसे स्टैक की तरह प्रेजेंट होते हैं तो इसको हम लोग ग्रेना कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेना। और एक सिंगल वाले को क्या कहते हैं बच्चों? सिंगल वाले को हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड, यस और नो? तो यहाँ पे इस तरीके से और भी ग्रेना प्रेजेंट हो सकते हैं, और एक थाइलाकॉइड दूसरे थाइलाकॉइड से अटैच हो सकता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रोमा लेमिला। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा लेमिले, ठीक है। तो PS1 और PS2 कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, कि PS1 और PS2 कहाँ प्रेजेंट है। बच्चों मेम्ब्रेन को ना, जो क्लोरोप्लास्ट की मेम्ब्रेन है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो ग्रेना है, जो थाइलाकॉइड है, इनकी मेम्ब्रेन को हमने दो टाइप में बांटा है। एक है आपका एप्रेस्ड और दूसरा है नॉन एप्रेस्ड। एक वर्ड आपको देखने को मिलेगा एप्रेस्ड, और दूसरा वर्ड जो आपको देखने को मिलेगा वो है नॉन एप्रेस्ड। एप्रेस्ड का मतलब क्या होता है, आप सिंपली अगर मैं आपको बताऊं तो एप्रेस्ड का मतलब होता है जो स्ट्रोमा को एक्सपोज होके फेस नहीं कर रही, मतलब जो स्ट्रोमा के कांटेक्ट में नहीं है, वो होती है आपकी एप्रेस्ड। और नॉन एप्रेस्ड का मतलब होता है जो डायरेक्ट आपके स्ट्रोमा को क्या कर रही है, फेस कर रही है, एक्सपोज टू स्ट्रोमा, उनको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड। और एप्रेस्ड मतलब सिंपल टर्म्स में अगर मैं आपको बताऊं तो एप्रेस्ड मतलब होता है अगर एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। जैसे देखो ये वाली, ये जो बीच की मेम्ब्रेन है जो मैं पिंक कलर से दिखा रही हूँ, पर्पल कलर से, ये एक मेम्ब्रेन दूसरी मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है। ऐसे ये एक थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन दूसरे थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन से क्या है बच्चों, कांटेक्ट में है। ऐसे ये भी क्या है बच्चों, कांटेक्ट में है। तो ये सारी हो जाएंगी आपकी एप्रेस्ड। एप्रेस्ड मतलब एक के साथ एक के साथ एक के साथ आप कांटेक्ट में हो। नॉन एप्रेस्ड का मतलब होता है आप किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं हो। तो जो ये देखो, ये जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है, स्काई ब्लू कलर से, जो साइड साइड की मेम्ब्रेन है थाइलाकॉइड की, और जो सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाली मेम्ब्रेन है, और ये जो स्ट्रोमा लेमिला है जो इनकी मेम्ब्रेन है, ये किसी के साथ कांटेक्ट में नहीं है, यस और नो? तो इनको बोलते हैं नॉन एप्रेस्ड। क्या बोलते हैं इनको? नॉन एप्रेस्ड। तो आपको यहाँ पे लोकेशन याद रखनी है कि PS1 कहाँ मिलता है और PS2 कहाँ मिलता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है बच्चों। PS2 हमेशा आपको मिलेगा एप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ, मैं रब करके लिख देती हूँ थोड़ा सा यहाँ पे, मैं यहाँ पे रब करके लिख देती हूँ थोड़ा सा कि PS2, ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार। आपका जो PS2 है वो आपको मिलता है हमेशा, याद रखना एक ही नाम, एप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना थाइलाकॉइड। एप्रेस्ड मेम्ब्रेन ऑफ ग्रेना थाइलाकॉइड। ये जो थाइलाकॉइड्स है जो ग्रेना बना रहे हैं, इनकी जो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन है, ये देखो जो मैंने पर्पल कलर से दिखाई है, यहाँ पे मैं सर्कल से बना बना के दिखा रही हूँ, हमेशा यहाँ पे मिलते हैं तुम्हारे PS1। क्या मिलते हैं? PS2, सॉरी, यहाँ पे मिलते हैं PS2। तो PS1 कहाँ मिलते हैं? अब बात आती है PS1 कहाँ मिलते हैं।
तो PS1 कहाँ मिलते हैं बच्चों, वो देखते हैं। PS1 मिलते हैं आपकी नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में। PS1 बच्चों आपकी नॉन एप्रेस्ड मेम्ब्रेन में मिलते हैं। मतलब ये देखो यहाँ पे ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, ये भी नॉन एप्रेस्ड है, तो यहाँ पे भी आपका PS1 देखने को मिलेगा। और ये भी, ये जो स्ट्रोमा लेमिला है ये भी आपका नॉन एप्रेस्ड है, तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा अपना PS1। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो अब बताओ PS1 कहाँ प्रेजेंट होते हैं? ऐसे याद कर लो, जो फर्स्ट वाला है वो नॉन एप्रेस्ड में मिलता है, और जो सेकंड वाला है वो एप्रेस्ड में मिलता है। फर्स्ट वाला नॉन एप्रेस्ड, सेकंड वाला एप्रेस्ड, ठीक है। तो जल्दी से मुझे बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। अब फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला किस में मिलता है, नॉन एप्रेस्ड में, तो आंख बंद करके हमने कौन सा आंसर टिक कर दिया, बी। क्या टिक कर दिया हमने, बी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे, क्या ये बात तुम्हें क्लियर है? तुम्हें एप्रेस्ड क्या होता है, नॉन एप्रेस्ड क्या होता है, PS1 कहाँ मिलता है, PS2 कहाँ मिलता है, क्या ये अच्छे से क्लियर हो गया? जल्दी से मुझे बताइए बच्चों, क्या ये तुम्हें क्लियर हो गया, या मैं फिर से तुम्हें एक्सप्लेन करूं? जल्दी से मुझे बताइए। तुम्हें ट्रिक पता चल गई, वन नॉन एप्रेस्ड, सेकंड एक्सप्रेस्ड। ठीक है, लोकेशन बता देती हूँ मैं। ये देखो, जो तुम्हारा PS1 है, मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ PS1। ये देखो, मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ PS1। तुम्हारा PS1 देखो, ये देखो, ये यहाँ पे मिलता है जो एप्रेस्ड मेम्ब्रेन। ये देखो, ये देखो, ये देखो ध्यान से। ये देखो PS2, तुम्हारा PS2 मिलता है एप्रेस्ड में। ये देखो, ये मैंने ब्लैक कलर के जो सर्कल दिखाए हैं ना, जहां एक मेम्ब्रेन दूसरे मेम्ब्रेन के साथ प्रेजेंट है, एक थाइलाकोइड दूसरे थाइलाकोइड के साथ प्रेजेंट है, तो दोनों की मेम्ब्रेन आपस में कॉन्टैक्ट में है, यहाँ पे PS2 मिलता है। और जो मैं ग्रीन कलर से दिखा रही हूँ, यहाँ पे ये मेम्ब्रेन आपस में अकेले अकेले प्रेजेंट है, किसी के साथ कॉन्टैक्ट में प्रेजेंट नहीं है। तो ये वाली जो लोकेशन है आपकी, ये होती है नॉन एप्रेस्ड, और यहाँ पे मिलता है आपका PS1। इज इट क्लियर टू यू अंजलि? वेरी गुड। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी के साथ हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द अफेक्ट ऑफ हर्बिसाइड विच ब्लॉक्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट फ्रॉम फोटोसिस्टम सेकेंड, मतलब PS2 टू PS1 विल रिजल्ट इन। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर आप PS2 से PS1 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट नहीं करवाओगे तो क्या देखने को मिलेगा। मैं दोबारा बता देती हूँ। मैं दोबारा, PS1 और PS2 बिनोए आपके फोटो सिस्टम्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस करवाते हैं, जो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स वहां पे रिएक्शन करते हैं, और अल्टीमेटली वो क्या करवाते हैं, आपका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करवाते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि ये जो फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन होती है ना, जनरली इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आता है, वो इलेक्ट्रॉन एक के पास जाता है, एक दूसरे को देता है, दूसरा तीसरे को देता है, तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसपोर्ट चलता रहता है, और आपका क्या होता रहता है, फोटोसिंथेसिस होता रहता है। ठीक है, तो कह रहा है अगर ये इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट PS सेकंड से PS1 के बीच में रुक जाए तो क्या होगा। इसके लिए ना तुम्हें पता होना चाहिए, ध्यान से देखते हैं। जो तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये दो रिएक्शन में डिवाइड है। एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। एक है तुम्हारी लाइट रिएक्शन बच्चों, दूसरी है डार्क रिएक्शन। ठीक है, लाइट रिएक्शन में हम लोग क्या करते हैं, लाइट रिएक्शन में हमने भी रिएक्शन देखी थी ना, हम लोग वाटर यूज करते हैं, तो इस वाटर के मॉलिक्यूल से हम लोग ऑक्सीजन रिलीज करवाते हैं। इस वाटर के मॉलिक्यूल से हम लोग ऑक्सीजन रिलीज करवाते हैं, और इस प्रोसेस के लिए हमें सनलाइट यूज करनी पड़ती है। क्या यूज करनी पड़ती है, सनलाइट। और लाइट रिएक्शन जब होती है, जब ऑक्सीजन रिलीज होता है, तो हमारे ATP और NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं। क्या बनते हैं, ATP और NADPH मॉलिक्यूल बनते हैं। फिर जब हम फोटोसिंथेसिस की डार्क रिएक्शन करते हैं, तो यही ATP और NADPH क्या होते हैं बच्चों, खर्च हो जाते हैं, और बदले में हमें कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब जाके हम बोलते हैं कि भाई फोटोसिंथेसिस में वाटर यूज होता है, CO2 यूज होता है। ठीक है, यस और नो, CO2 यूज होता है डार्क रिएक्शन में, वाटर हम लाइट रिएक्शन में यूज करते हैं, और वहां से ATP और NADPH बनवाते हैं, और वो ATP और NADPH आपका डार्क रिएक्शन में CO2 यूज करके एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। ठीक है, ये बात आ गई समझ में। तो ये जो आपकी लाइट रिएक्शन है ना, ये दो तरीके से होती है। एक का नाम है साइक्लिक, दूसरे का नाम है नॉन साइक्लिक। दरअसल लाइट रिएक्शन करने के लिए मैंने आपको बताया ना, आपको इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट करवाना है। ठीक है, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो है वो एक बार जहां से स्टार्ट हुआ है वहीं पे आके खत्म हो रहा है, तो उसको बोलते हैं साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। और अगर वो कहीं और से स्टार्ट हुआ है इलेक्ट्रॉन और पहुंचा किसी और के पास है, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों नॉन साइक्लिक। क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, लाइट रिएक्शन में दो तरीके से होता है, दो तरीके से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है। एक होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक।
जो नॉन साइक्लिक होता है बच्चों, इसको जेड स्कीम के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? जेड स्कीम के नाम से, ठीक है। तो जो आपका जेड स्कीम होता है ना, इसमें दोनों फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। ये जो आपका जेड स्कीम है ना, इसमें आपका PS1 और PS2 दोनों टाइप के फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जो आपका साइक्लिक वाला है, इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका फोटो सिस्टम 1 इंक्लूड होता है, फोटो सिस्टम 2 इसमें काम नहीं करता। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछने को आता है कि लाइट रिएक्शन है, इसका जो साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो वाला पाथवे है, इसमें कौन सा फोटो सिस्टम इन्वॉल्व होता है, या जो नॉन साइक्लिक है उसमें कौन से होते हैं, ठीक है। तो PS1 और PS2 में मेजर डिफरेंस क्या है? जो PS1 है ना, ये इफेक्टिवली 700 नैनोमीटर की जो लाइट है उसको एब्जॉर्ब करता है, और जो आपका PS2 है, ये आपका 680 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है बच्चों? एब्जॉर्ब करता है इफेक्टिवली। PS सेकंड 780 और PS1 बच्चों आपका 700 नैनोमीटर वेवलेंथ की लाइट को क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। तो अब हमें देखना है जेड स्कीम। अब हमें देखनी है बच्चों जेड स्कीम, कि ये जेड स्कीम क्या होती है। देखो बच्चों, होता क्या है, आपके पास ध्यान से देखेंगे, आपके पास प्रेजेंट होते हैं वाटर के मॉलिक्यूल। क्या प्रेजेंट होते हैं? वाटर के मॉलिक्यूल। वाटर के अंदर बच्चों कितने हाइड्रोजन है? 4 हाइड्रोजन। 2H2O लिखा है ना, यहाँ पे जो मैं 2H2O वाटर को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, इस 2H2O के पास टोटल कितने हाइड्रोजन है बच्चों? 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, एक हाइड्रोजन एक प्रोटॉन से और एक इलेक्ट्रॉन से मिलके बनता है। यस और नो? यस और नो? तो मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ कि 4 हाइड्रोजन अगर है तो वो हमें 4 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, और जो 4 प्रोटॉन है, जो 4 प्रोटॉन है और जो एक O2 का मॉलिक्यूल है, ये हो गया रिलीज। ये क्या हो गया? रिलीज। तो आपने स्टार्टिंग में ही ऑक्सीजन रिलीज कर दी, इसका मतलब आप ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस कर रहे हो। और ये जो बच्चों आपने प्रोटॉन रिलीज करे हैं ना, ये आपका ATP बनवाने में हेल्प करते हैं। किसमें हेल्प करते हैं? ये आपका ATP बनवाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन है, ये जो आपके 4 इलेक्ट्रॉन है आपके यहाँ पे, ये जाते हैं PS सेकंड के पास। ये जाते हैं PS सेकंड के पास। PS सेकंड जो है वो 680 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है बच्चों? एब्जॉर्ब करता है। तो इस तरीके से इसने लाइट क्या कर ली? एब्जॉर्ब कर ली। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, तो ये अपनी ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है, जिसको हम P680 स्टार से शो करते हैं। किससे शो करते हैं? P680 स्टार से शो करते हैं। तो ये जो PS सेकंड था, ये रिड्यूस हो गया। जिसको इलेक्ट्रॉन मिलता है वो क्या होता है? रिड्यूस होता है। क्या होता है? रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये P680 क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन को अपने पास नहीं रखता। आपको ये सीरीज भी कई बार क्वेश्चन में एज इट इज पूछ लेते हैं कि बताओ सीरीज क्या होती है, कि जेड स्कीम में इलेक्ट्रॉन कहां से कहां जाता है। तो पहले PS सेकंड के पास गया, PS सेकंड एक्साइटेड हो गया, उसको हम P680 स्टार से शो करते हैं, ठीक है। फिर वो अपना इलेक्ट्रॉन देता है फियोफाइटिन को। किसको देता है बच्चों? फियोफाइटिन को। ये नाम तुम्हें याद रखने पड़ेंगे, सीरीज कई बार डायरेक्ट पूछते हैं तुमसे, ठीक है। फियोफाइटिन बच्चों, फियोफाइटिन अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो देता है QA को। किसको देता है? QA को। QA अपना इलेक्ट्रॉन देता है QB को। ये QA और QB क्या है बच्चों? इनको प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं। ये जो QA और QB है बच्चों, ये प्लास्टोक्विनोन के मॉलिक्यूल होते हैं। QA को प्राइमरी प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं, QB को सेकेंडरी प्लास्टोक्विनोन बोलते हैं, ठीक है। फिर QB से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जाता है साइटोक्रोम B6F के पास। किसके पास जाता है? साइटोक्रोम B6F के पास। वहां से ये इलेक्ट्रॉन जाता है आपका प्लास्टोसियानिन के पास। किसके पास? प्लास्टोसियानिन के पास। और अल्टीमेटली ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये पहुंचता है PS1 के पास। किसके पास पहुंचता है बच्चों? ये पहुंचता है PS1 के पास। PS1 जो है आपका, वो क्या करेगा? वो वापस से आपकी सनलाइट एब्जॉर्ब करेगा, और जैसे ही उसको इलेक्ट्रॉन मिल गए, वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? वो भी हो जाएगा एक्साइटेड। वो भी क्या हो जाएगा बच्चों? एक्साइटेड। तो ये PS1 जो है, ये भी हो गया बच्चों एक्साइटेड। और इसकी एक्साइटेड फॉर्म को हम रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? ये हो गया एक्साइटेड, तो ये मैंने रिप्रेजेंट कर दिया P700 स्टार से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया? P700 स्टार से, ठीक है। ये सबसे पहले इलेक्ट्रॉन देता है एक A नोट नाम के मॉलिक्यूल को। A नोट नाम का मॉलिक्यूल और कुछ भी नहीं, आपका एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ही होता है। क्या होता है? आपका एक क्लोरोफिल का मॉलिक्यूल ही होता है। फिर A नोट जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है A1 को। किसको देता है? A1 को। A1 को बच्चों फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो आपका A1 का मॉलिक्यूल है, ये बहुत सारे जो आयरन सल्फर प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इनको अपना इलेक्ट्रॉन
देता है। ये आयरन सल्फर सेंटर क्या करते हैं, फेरोडॉक्सिन जो एफडी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका फेरिडॉक्सिन है, ये उसको रिड्यूस करता है और अल्टीमेटली फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन जाता है एफएनआर को। किसको जाता है, एफएनआर को। एफएनआर की फुल फॉर्म होती है फेरोडॉक्सिन एनएडीपी रिडक्टेज। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, उसकी फुल फॉर्म होती है फेरोडॉक्सिन एनएडीपी पॉजिटिव रिडक्टेज। नाम से ही पता चल रहा है ये किसका रिडक्टेज कर देगा, ये एनएडीपी को रिड्यूस कर देगा। रिड्यूस कर देगा मतलब या तो उसको इलेक्ट्रॉन दे देगा या उसको हाइड्रोजन दे देगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये जो एफएनआर है बच्चों, ये क्या करता है, ये आपके 2 एनएडीपी प्लस के मॉलिक्यूल को ट्वाइस ऑफ NaDPH के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है। किसमें कन्वर्ट कर देता है बच्चों, ये आपके 2 ट्वाइस ऑफ NaDP प्लस मॉलिक्यूल को NaDPH के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो ये जो आपका Z शेप बन गया ना, ये देखो मैं हाईलाइट करके दिखाती हूँ इसको। Z क्यों बोला था बच्चों, ये देखो ये इस तरीके से एक Z सी शेप नजर आ रही है ना, इसीलिए इसको Z स्कीम के नाम से बोलते हैं। तो जो Z स्कीम है बच्चों, जो आपकी Z स्कीम है, ठीक है, इसमें आपका ATP भी बनता है और इसमें आपका NaDPH भी बनता है। NaDPH तो आपने देख लिया FNR बनवा रहा है, यस और नो। जो आपका फेरिडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज है वो आपका क्या बना रहा है, NaDPH बनवा रहा है, ठीक है। और ये जो प्रोटॉन रिलीज हुए थे ये आपका ATP बनवाते हैं। तो अब वो कह रहा है एक ऐसा हर्बिसाइड जो PS सेकंड से PS1 के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट ब्लॉक कर देगा। तो इस चीज से क्या रिजल्ट होगा, फर्स्ट कह रहा है एनहेंसमेंट ऑफ डार्क रिएक्शन। बेटा जब तक लाइट रिएक्शन कंप्लीट नहीं होगी डार्क रिएक्शन तो हो ही नहीं सकती, तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सेकंड कह रहा है फेलियर टू ऑक्सीडाइज NaDPH, गलत। ध्यान से देखेंगे, जो आपका NaDP पॉजिटिव है बच्चों, इसका क्या हो रहा है, इसका तो रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, इसका रिडक्शन हो रहा है, यस और नो। सी ऑप्शन कह रहा है लैक ऑफ रिडक्शन ऑफ फेरोडॉक्सिन, की जो फेरोडॉक्सिन है इसका रिडक्शन नहीं होगा। बिल्कुल सही। अगर तुम PS सेकंड से PS1 पे नहीं पहुंच पाओगे तो जो तुम्हारा फेरोडॉक्सिन है FD जो है, ये इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, तो इसका रिडक्शन नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये आंसर क्या हो गया तुम्हारा, सी। क्या हो गया आंसर, सी, ठीक है। बी ऑप्शन कह रहा है ऑक्सीडाइज्ड NaDP पॉजिटिव। NaDP पॉजिटिव को तुम हाइड्रोजन दे रहे हो तो उसका रिडक्शन हो रहा है, ना कि क्या ऑक्सीडेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताओ। मैंने यहाँ पे तुम्हें पूरी Z स्कीम बता दी। देखो Z स्कीम से कई बार तो डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि PS1 को कौन सी लाइट चाहिए होती है, कौन से वेवलेंथ की, PS2 को कौन सी चाहिए होती है, या जो Z स्कीम है उसका फ्लो चार्ट क्या है, कहां से कहां इलेक्ट्रॉन जाता है, या ये पूछ लेंगे कि साइटोक्रोम B6F जो है वो कौन से फ्लो में इन्वॉल्व होता है, साइक्लिक में या नॉन साइक्लिक में। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। FNR जो है वो किसका पार्ट है, PS2 का या PS1 का। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, वो सारे मैंने तुम्हें यहाँ पे कवर करवा दिए हैं। आ गई बात समझ में? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात सब बच्चों को क्लियर है? क्या ये क्वेश्चन सब बच्चों को क्लियर है? मुझे सब बच्चों को आंसर चाहिए जो आज यहाँ पे प्रेजेंट है। क्या ये क्वेश्चन तुम सबका क्लियर है? जल्दी से बताओ, मुझे सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए। ओके, वेरी गुड, एक्सीलेंट। इसी के साथ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो बच्चे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और टेलीग्राम ग्रुप तुम लोग ज्वाइन कर लो ताकि ये PDF भी तुम्हें वहां पे मिल जाए, ठीक है। देखो वापस से ध्यान से देखते हैं, वापस से जो मैंने तुम्हें पढ़ाया है उसी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट करेक्ट। Which of the following statement about cyclic photophosphorylation is not correct? तो देखो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन क्या होता है, ठीक है बच्चों। फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है लाइट रिएक्शन। फोटो मतलब लाइट रिएक्शन की वजह से ATP का बनना, ठीक है। मैं दोबारा बता देती हूँ, फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट, फोस्फोराइलेशन का मतलब होता है फोस्फेट ऐड करो और ATP बनाओ। तो व्हाट इज फोटोफॉस्फोराइलेशन? फोटोफॉस्फोराइलेशन मींस फॉर्मेशन ऑफ ATP इन द प्रेजेंस या विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, ठीक है। तो ये काम 2 तरीके से होते हैं। एक तरीका होता है साइक्लिक, दूसरा होता है नॉन साइक्लिक। नॉन साइक्लिक को हम पढ़ चुके हैं। नॉन साइक्लिक में प्रोटॉन पंप हुए थे ना, 4H+ निकले थे, उनसे ATP बनता है। अब हम साइक्लिक देखते हैं कि साइक्लिक जो फोटोफॉस्फोराइलेशन है या साइक्लिक जो इलेक्ट्रॉन फ्लो का मेथड है उससे ATP कैसे बनता है, ठीक है, उससे ATP कैसे बनता है।
ठीक है, ये देखो ध्यान से देखते हैं। अब हम देखते हैं साइक्लिक, साइक्लिक वाला जो है अब हम उसको देखते हैं। बच्चों साइक्लिक वाले में क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, तुम्हारे पास एक ही फोटो सिस्टम प्रेजेंट होता है साइक्लिक में, जिसका नाम है PS1, जो तुम्हारी 700 नैनोमीटर की लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो जैसे ही तुम्हें मिलेगी लाइट, क्या मिलेगी, लाइट, ठीक है, वैसे ही क्या होगा बच्चों, वैसे ही क्या होगा, तुम्हें पता है एक्साइटमेंट हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन मिलेगा, लाइट मिलेगी, तो तुम्हें एक्साइटमेंट हो जाएगी और तुम बन जाओगे P700 स्टार। फिर यहां से जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये जाता है ए नोट को, ए नोट से जाता है A1 को, जैसा कि मैंने तुम्हें पढ़ाया है, A1 से जाता है आयरन सल्फर को, आयरन सल्फर से बच्चों जाता है फेरोडॉक्सिन को। ठीक है, फेरोडॉक्सिन से बच्चों ये FNR में नहीं जाता, जहां पे जो नॉन साइक्लिक था फेरोडॉक्सिन से वहां पे FNR में जा रहा था और NADPH बना रहा था ना, लेकिन साइक्लिक में ये जो फेरोडॉक्सिन है यहां से ये जाता है इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को, किसको जाता है, साइटोक्रोम B6F को, साइटोक्रोम B6F से प्लास्टोसियानिन को जाता है और प्लास्टोसियानिन से वापस बच्चों ये PS1 में आ जाता है, किस में आ जाता है, PS1 में आ जाता है। मैं दोबारा बता रही हूँ, थोड़ा सा मैं रब कर देती हूँ इसको, और यहाँ पे एक प्रॉपर डायग्राम मैं तुम्हें बता देती हूँ, एक प्रॉपर डायग्राम मैं तुम्हें यहाँ पे दोबारा बना के दिखा देती हूँ। ये देखो, मैंने बोला तुम्हारे पास P700 है, इलेक्ट्रॉन आएगा, लाइट आएगी, ये P700 क्या हो जाएगा बच्चों, एक्साइटेड हो जाएगा, यस और नो, एक्साइटेड होके ये पहले ए नोट को देता है, ए नोट A1 को देता है, A1 जो है आयरन सल्फर को देगा, आयरन सल्फर जो है वो फेरोडॉक्सिन को देते हैं, लेकिन यहाँ पे फेरोडॉक्सिन के बाद FNR को नहीं मिलता, इसी रीजन से, क्योंकि यहाँ पे FNR एब्सेंट होता है, तो साइक्लिक वाले में कभी भी आपका क्या नहीं बनता बच्चों, साइक्लिक वाले में कभी भी आपका NADPH नहीं बनता। फेरोडॉक्सिन जो है वो आपका यहाँ पे साइटोक्रोम B6F को देता है, वो आपका प्लास्टोसियानिन को देता है और इलेक्ट्रॉन आ जाता है वापस P700 के पास। तो यहाँ पे बच्चों सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग हुई, इलेक्ट्रॉन मिला, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन मिले, मतलब सिर्फ और सिर्फ क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ATP बनेगा, यहाँ पे NADPH कभी नहीं बनेगा। तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है कि साइक्लिक वाले में कौन सा एनर्जी मॉलिक्यूल बनता है और नॉन साइक्लिक में कौन सा बनता है। नॉन साइक्लिक में दोनों बनते हैं, ठीक है, और जो साइक्लिक वाला है उसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा बनता है बच्चों, उसमें सिर्फ और सिर्फ ATP बनता है। नॉन साइक्लिक बता दूं दोबारा, ये देखो, अच्छा PS2, ये देखो बच्चों, नॉन साइक्लिक मैंने यहाँ पे बताया था, नॉन साइक्लिक में जो PS2 होता है बच्चों, वो एक्साइटेड हो जाता है 680 वाली लाइट को एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन लेके, ठीक है, फिर वो फियोफाइटिन को अपना इलेक्ट्रॉन देता है, फियोफाइटिन से आपका प्लास्टोक्विनोन के पास जाता है, QA जो है वो प्राइमरी प्लास्टोक्विनोन होता है, QB आपका सेकेंडरी प्लास्टोक्विनोन होता है, ठीक है, ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है, यहां से साइटोक्रोम B6F के पास जाता है, फिर प्लास्टोसियानिन के पास जाता है, फिर PS1 के पास जाता है। ठीक है, आ गया समझ में। और ये है तुम्हारा साइक्लिक वाला, ये है तुम्हारा साइक्लिक वाला, साइक्लिक वाले में तुम्हारा FNR, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, जो तुम्हारा साइक्लिक वाला है इसमें FNR एब्सेंट होता है, इसी रीजन से तुम्हारा NADPH नहीं बनता, सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा साइक्लिक वाला बनता है, वो ATP बनता है। ठीक है, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हम कब करते हैं, इसमें तो हमें NADPH भी नहीं मिल रहा, ठीक है, तो ये वाला हम फोस्फोराइलेशन कब करते हैं, जब एक सेल के पास NADPH सफिशिएंट होता है लेकिन ATP की कमी होती है। एक सेल जिसके पास अभी NADPH तो भरपूर मात्रा में है लेकिन उसके पास बेचारे के पास ATP की कमी है, तो तब वो सेल सोचता है कि मैं नॉन साइक्लिक क्यों करूं, मेरे को NADPH तो चाहिए ही नहीं, तब उस केस में वो साइक्लिक करता है कि मुझे नॉन NADPH तो चाहिए नहीं, तो मैं सिर्फ और सिर्फ ATP चाहता हूं, तो साइक्लिक करवा लेता हूं। इज इट क्लियर टू एवरीवन। FNR की फुल फॉर्म होती है फेरोडॉक्सिन NADP प्लस रिडक्टेज, मतलब जो NADP प्लस को रिड्यूस करके NADPH में कन्वर्ट कर दे। इज इट क्लियर टू एवरीवन। तो अब यहाँ पे आंसर बताओ, अब यहाँ पे आंसर बताओ, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग, जल्दी से मुझे आंसर बताओ यहाँ पे, वो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट बतानी है। इट डज नॉट इन्वॉल्व NADPH फॉर्मेशन, ये तो बिल्कुल सही है कि इसमें NADPH का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। फिर वो कह रहा है, ध्यान से देखेंगे, फिर वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है इट यूजेस इलेक्ट्रॉन सप्लाइड बाय PS1, यहाँ पे जो हमारा PS1 है वो जो इलेक्ट्रॉन देता है उसी को हम यूज करते हैं, बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पे PS2 तो इन्वॉल्व होता ही नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन PS1 से आते हैं। फिर वो कह रहा है डी ऑप्शन, इट डज नॉट जनरेट ऑक्सीजन, ठीक है, और सी ऑप्शन कह रहा है इट इन्वॉल्व्स अ सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है,
सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जल्दी से मुझे बताइए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? जल्दी से मुझे बताइए, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है? बच्चों देखो, अगर किसी सबस्ट्रेट, किसी मॉलिक्यूल की वजह से एटीपी बनता है, जैसे यहाँ पे जो आपका एटीपी बन रहा है बच्चों, यहाँ पे जो आपका एटीपी बन रहा है वो किसकी वजह से बन रहा है? वो प्रोटॉन्स की वजह से बन रहा है। लेकिन जब तुम ग्लाइकोलाइसिस करते हो तो तुम देखते हो ना, किसी मॉलिक्यूल से हमें फॉस्फेट मिलता है और एटीपी बन जाता है, तो इसे बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो किसी सबस्ट्रेट की हेल्प से होता है, तब जाके उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। तो क्या तुमने यहाँ पे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन देखा है? नहीं, यहाँ पे तो प्रोटॉन की पंपिंग होती है तब एटीपी बनता है। इसका मतलब सी स्टेटमेंट कैसी है? इनकरेक्ट। क्या है? इनकरेक्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे, चलें आगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। वापस से तुम्हारा जो क्वेश्चन है वो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के ऊपर है। ये साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन इज नॉट करेक्ट। वापस से तुम्हें नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। कह रहा है इट डज नॉट लीड टू द सिंथेसिस ऑफ NADPH। बिल्कुल सही बात है, NADPH जो होता है, NADPH जो है बच्चों, उसका क्या नहीं होता? सिंथेसिस नहीं होता। फिर बी कह रहा है it uses electron supplied by PS second। हम वो इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं, जो PS सेकंड जो है वो प्रोवाइड करवाता है। बिल्कुल गलत। हम यहाँ पे कौन से इलेक्ट्रॉन यूज करते हैं बच्चों? जो PS1 प्रोवाइड करवाता है। कौन प्रोवाइड करवाता है? PS1। कौन प्रोवाइड करवाता है? PS1। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चों? बी। क्या हो जाएगा? बी। ठीक है। ये देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक और साइकिल हमारे सामने क्वेश्चन की फॉर्म में यहाँ पे आ चुकी है। क्वेश्चंस की फॉर्म में एक और साइकिल हमारे सामने यहाँ पे आ चुकी है, केल्विन साइकिल। कौन सी साइकिल? केल्विन साइकिल। बच्चों केल्विन साइकिल को ही हम लोग C3 साइकिल के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं बच्चों? C3 के नाम से जानते हैं। डार्क रिएक्शन जो बोलते हैं फोटोसिंथेसिस में, डार्क रिएक्शन और लाइट रिएक्शन, तो ये जो डार्क रिएक्शन है वो और कोई नहीं, वो आपकी ये केल्विन साइकिल ही होती है। ठीक है, केल्विन साइकिल को डार्क रिएक्शन के नाम से और C3 साइकिल के नाम से भी जानते हैं। तो केल्विन साइकिल क्या होती है बच्चों? पहले हमें ये बात पढ़नी पड़ेगी, केल्विन साइकिल क्या होती है, पहले हमें ये बात पढ़नी पड़ेगी। बच्चों देखो, केल्विन साइकिल में क्या होता है, ध्यान से मेरी बात तुम सुनते रहना, फिर हम क्वेश्चन पे आएंगे। पहले मैं तुम्हें केल्विन साइकिल पढ़ा देती हूँ। बच्चों केल्विन साइकिल से ना, ये जो तुम्हारी सुंदर सा नाम है केल्विन साइकिल, ये जो केल्विन साइकिल है ना, इसका एक एम होता है कि हमें एक मॉलिक्यूल बनाना है। किसका बनाना है? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नाम का एक मॉलिक्यूल हमें बनाना है। ये जो तुम्हारा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है बच्चों, इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 3 कार्बन। हमें अल्टीमेटली इसका एक मॉलिक्यूल बनाना है। तो क्योंकि इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं बच्चों, तो हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है। हमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है बच्चों? हमें 3 कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, क्योंकि 3 CO2 यूज करेंगे तभी जाके हम एक ग्लिसरल्डिहाइड का मॉलिक्यूल बना पाएंगे। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि तुम्हें ग्लूकोज बनाना है, तो बताओ तुम कितने CO2 यूज करोगे? तब हम 6 कर लेंगे, क्योंकि ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। आ गई बात समझ में? तो बच्चों होता क्या है, सबसे पहले ना हम एक मॉलिक्यूल लेते हैं जिसका नाम होता है RUBP। क्या नाम होता है? RUBP, राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इसका नाम होता है बच्चों, इसका नाम होता है राइबुलोज 1,5 बिसफॉस्फेट। ठीक है बच्चों, ये जो मॉलिक्यूल है इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? इसमें 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। ये जो तुम्हारा RUBP, ये जो तुम्हारा RUBP है बच्चों, इस RUBP में 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कितने कार्बन प्रेजेंट होते हैं? 5 कार्बन प्रेजेंट होते हैं। तो अगर मैं 3 RUBP के मॉलिक्यूल लेती हूं और इन 3 RUBP के मॉलिक्यूल को 3 CO2 मिल जाए, क्या मिल जाए बच्चों? 3 CO2 मिल जाए, तो 3 कार्बन यहाँ पे और 15 कार्बन हो गए RUBP के, तो टोटल हो गए 18 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 18 कार्बन। 3 CO2 का मतलब 3 कार्बन
और 3 RUBP का मतलब 15 कार्बन, तो 15 + 3 टोटल हो गया मेरे पास 18 कार्बन। कितने कार्बन? 18 कार्बन। ये जो 18 कार्बन है बच्चों, इससे मैं 6 मॉलिक्यूल बनवाती हूँ 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। किसके बनवाती हूँ? 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट में 3 कार्बन होते हैं, तो क्योंकि मैंने 6 मॉलिक्यूल बनवाए हैं तो मैंने 18 कार्बन से 18 कार्बन को बैलेंस कर दिया। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इस स्टेप को बच्चों कार्बोक्सिलेशन का नाम दिया जाता है, क्योंकि मैंने CO2 का एडिशन किया है, इसीलिए इस स्टेप को कार्बोक्सिलेशन का नाम दिया जाता है। किसका नाम दिया जाता है? कार्बोक्सिलेशन का नाम दिया जाता है। फिर बच्चों मैं क्या करती हूँ, अब मैं खर्च, लाइट रिएक्शन में कमाई होती है और डार्क रिएक्शन में खर्च करना पड़ता है, यही सिखाया ना मैंने। तो अब क्या होता है, हमारे पास ये जो 6 मॉलिक्यूल आए हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट के लिए, हम यहाँ पे इन मॉलिक्यूल से बनाते हैं 6 मॉलिक्यूल 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के। किसके बनाते हैं? 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के। इस रिएक्शन को करवाने के लिए बच्चों हमें एटीपी खर्च करना पड़ता है। क्या खर्च करना पड़ता है? एटीपी। तो एक फॉस्फोग्लिसरेट से एक 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाने के लिए मुझे एक एटीपी चाहिए। तो क्योंकि 6 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है 3-फॉस्फोग्लिसरेट के, तो मुझे 6 ही मॉलिक्यूल बनाने हैं 1,3-बिस-फॉस्फोग्लिसरेट के। तो मैंने कितने एटीपी बच्चों खर्च कर दिए? 6 एटीपी। कितने एटीपी खर्च कर दिए? 6 एटीपी। उसके बाद बच्चों मैंने NADPH भी कमाया है लाइट रिएक्शन से। यस और नो? यस और नो? तो वो जो हमारा NADPH है, मैं दोबारा बता रही हूँ, मैंने NADPH भी कमाया है ना, यस और नो, लाइट रिएक्शन से। तो बच्चों ये जो मेरा NADPH है, इसके भी 6 मॉलिक्यूल मैं खर्च करूंगी। ये जो मेरा NADPH है बच्चों, इसके भी मैं 6 मॉलिक्यूल्स खर्च करूंगी, तो 6 NADP पॉजिटिव मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएंगे। क्योंकि NADPH का तुम हाइड्रोजन चुरा रहे हो और NADP पॉजिटिव क्या कर रहे हो? रिलीज कर रहे हो। इसीलिए इस रिएक्शन को रिडक्शन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? रिडक्शन के नाम से जानते हैं। यस और नो? तो जब हम ये रिडक्शन वाला काम कर देते हैं बच्चों, तो हमारे पास 6 मॉलिक्यूल बन के आते हैं ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। किसके बन के आते हैं? ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के। ये जो 6 मॉलिक्यूल है ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के, 6 मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का मतलब एक ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट में 3 कार्बन है, तो 6 में कितने हो जाएंगे बच्चों? 18 कार्बन। क्योंकि मुझे ये जो RUBP है ये सेल को वापस देना है, मुझे सिर्फ CO2 को यूज करना था, मुझे RUBP को तो एज अ रिएक्शन में हेल्प करवाने वाला मॉलिक्यूल की तरह यूज करना था, जो मुझे सूद समेत वापस चुकाना है। तो ये जो 18 कार्बन है, इनमें से 15 कार्बन, 15 कार्बन मतलब 5 मॉलिक्यूल जो आपके ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट के प्रेजेंट है, ये वापस से RUBP के 3 मॉलिक्यूल को बनाने में यूज हो जाते हैं। 15 कार्बन से 15 कार्बन बन जाएंगे। यस और नो? इस स्टेप को बोलते हैं रीजनरेशन। क्या बोलते हैं? रीजनरेशन। तो अल्टीमेटली 6 में से 5 यहां चले गए, तो मेरे पास अल्टीमेटली जो मेरा एम था वो पूरा हो गया। एक मॉलिक्यूल आ गया ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का। किसका आ गया? ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जब हम रीजनरेशन करवाते हैं ना बच्चों, तो हमें 3 RUBP वापस रीजनरेट करवाने हैं। एक RUBP को वापस रीजनरेट करवाने के लिए 1 ATP खर्च होता है, तो 3 RUBP को रीजनरेट करवाने में 3 ATP खर्च हो गए। तो एट लास्ट अगर मैं देखूं कि मैंने कितना कुछ खर्च किया है एक सिंपल सा ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए, तो बच्चों मैंने 9 ATP खर्च कर दिए और 6 NADPH खर्च कर दिए। क्या खर्च कर दिए? मैंने 9 ATP खर्च कर दिए और 6 NADPH खर्च कर दिए। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर तुम्हें ग्लूकोज बनाना है केल्विन साइकिल से, तब कितनी एनर्जी खर्च करोगे? भाई ग्लिसर एल्डिहाइड 3-फॉस्फेट जो है ये आपका 3 कार्बन कंपाउंड है, तो ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, मतलब मैं 18 ATP और मैं क्या करूंगी बच्चों? 12 NADPH खर्च करूंगी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताइए। अब तुम किसी भी मॉलिक्यूल का निकाल लो, एक कार्बन, देखो 3 कार्बन को मैं कहाँ पे लिखूं? मैं यहाँ ऊपर थोड़ा रब कर देती हूँ और यहाँ पे लिखती हूँ। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बता देती हूँ, सिंपल सी कैलकुलेशन बता देती हूँ, इसमें से बहुत क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के बहुत क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेंगे। तो देखो मैं तुम्हें सिंपल सी बात बताती हूँ, सिंपल सी। तुमने 3 कार्बन बनाए, जब तुमने 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बनाया,
यस और नो? तो तुमने बच्चों 9 एटीपी खर्च कर दिए और तुमने 6 NADPH खर्च कर दिए। तो तुम एक कार्बन का निकाल लो कि हमें एक कार्बन अगर फिक्स करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 3 ATP खर्च करने पड़ेंगे और 2 NADPH खर्च करने पड़ेंगे। बस तुम इतना याद कर लो, इतना याद कर लो। अब वो तुमसे कोई भी मॉलिक्यूल पूछे, उस मॉलिक्यूल में कितने कार्बन है उससे इसको मल्टीप्लाई कर दो। इज इट क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर टू एवरीवन? मुझे सब बच्चों का रिप्लाई चाहिए, जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात तुम सब बच्चों को क्लियर है? कई बार तो ऐसे ही पूछ लेते हैं कि ये जो डार्क रिएक्शन है ना, इसके 3 स्टेप्स कौन कौन से हैं, उनकी सीरीज बताओ। तो सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन होता है बच्चों। सबसे पहले तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा बच्चों? सबसे पहले होगा तुम्हारा कार्बोक्सिलेशन। यस और नो? ठीक है, सबसे पहले कार्बोक्सिलेशन है। उसके बाद तुम क्या करते हो बच्चों? रिडक्शन करते हो। उसके बाद तुम रीजनरेशन करते हो। तो कई बार तो मैंने बहुत बार देखा है, यही क्वेश्चन आ जाता है कि पहले कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है, फिर कौन सा होता है। CRR, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताइए, क्या ये बात तुम सब बच्चों को क्लियर है? जल्दी से बता दो भाई, जल्दी से बता दो, जल्दी से, जल्दी से मुझे बताइए। चलो क्लियर है तो फिर मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। अगर ये बात तुम्हें क्लियर है तो फिर मुझे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो आराम से। आराम से तुम मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो। मैंने अभी तुम्हें केल्विन साइकिल पढ़ाई है, तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर दो। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ RuBP इन C3 साइकिल आर रीजनरेटेड। तुम्हें मैंने बताया था ना, केल्विन साइकिल में जो रीजनरेशन होता है बच्चों, केल्विन साइकिल में जो रीजनरेशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, हम जो थ्री राइबुलोज बिसफॉस्फेट के जो मॉलिक्यूल लेते हैं उनको वापस देना पड़ता है। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल है जिससे हम ये रीजनरेशन वाला काम करते हैं, और कितने मॉलिक्यूल चाहिए होते हैं इसको रीजनरेट करवाने के लिए? हर बच्चे को इसका आंसर पता है, लेकिन बच्चे देखो, खुशबू तुम्हारा आंसर गलत है। खुशबू तुम्हारा आंसर गलत है। खान साहब का बिल्कुल सही है, मोनिका का आंसर सही है। खुशबू तुम्हारा आंसर तो बिल्कुल गलत है। बेटा मैंने तुम्हें बताया था ना, एट लास्ट तुमने 6 मॉलिक्यूल तैयार कर लिए थे। किसके तैयार कर लिए थे? ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। यस और नो? इसके 6 मॉलिक्यूल थे। तो एक मॉलिक्यूल तो रिएक्शन के बाहर ही चला गया था। केल्विन साइकिल में तुमने 3 CO2 खर्च करे हैं, तो उस तीन CO2 से ये जो एक 3 कार्बन कंपाउंड है ये तो एग्जिट कर गया। अब जो बचे हैं तुम्हारे पास 5 मॉलिक्यूल। किसके 5 मॉलिक्यूल? तुम्हारे पास जो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 5 मॉलिक्यूल बचे हैं। 3, एक मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है और मॉलिक्यूल कितने हैं? 5, मतलब 15 कार्बन। इन 15 कार्बन से मैं 3 RuBP जनरेट करवा दूंगी, क्योंकि एक RuBP में 5 कार्बन है तो 3 मॉलिक्यूल है। अरे यस और नो? तो ये हो गए 15 का 15। तो 5 मॉलिक्यूल ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के चाहिए होते हैं, तब जाके हमारा 3 RuBP क्या होता है बच्चों? तब जाके हमारा 3 RuBP होता है रीजनरेट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? खुशबू, खुशबू खासकर तुम बताओ, तुम्हें क्लियर है ये बात? जल्दी से मुझे बताएंगे, जल्दी से मुझे बताएंगे तुम्हारे कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहे, या तुम लोग ऐसे ही बस देखे जा रहे हो? क्या तुम्हें कुछ रिवाइज हो रहा है, कुछ तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, कुछ तुम्हारे क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं? चलूं मैं आगे? चलो, ये देखो, ये देखो। अब इस क्वेश्चन का मुझे देखते हैं कौन सा बच्चा मुझे इस क्वेश्चन का आंसर देगा। वो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड। तुम्हें एक मॉलिक्यूल बनाना है, किसका? तुम्हें बनाना है 3 फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। 3 फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल। 3 फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड। तुम्हें सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ग्लिसर एल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं। अब तुम ये मत सोचो कि मैम ने तो ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पढ़ाया था। 3 फॉस्फोग्लिसर एल्डिहाइड और ग्लिसर एल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक ही बात है। और तुम सिर्फ इतना सोचना क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम कि जो मॉलिक्यूल है इसमें कितने कार्बन है, तो ग्लिसर एल्डिहाइड में 3 कार्बन होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है प्रोडक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरएल्डिहाइड रिक्वायर्स हाउ मेनी टर्न ऑफ केल्विन साइकिल? बताओ फटाफट, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। यहाँ पे देखो, बहुत बच्चे आंसर इसका 1 देंगे, लेकिन वो आंसर गलत है। वो आंसर गलत है बच्चों।
एक बार जब केल्विन साइकिल होती है ना, एक बार जब केल्विन साइकिल होती है तो एक CO2 का मॉलिक्यूल आता है और वो एक RuBP से इंटरेक्ट करके क्या बनाता है, वो बनाता है दो मॉलिक्यूल, किसके, 3-फॉस्फोग्लिसरेट के। यहाँ पे एक कार्बन, यहाँ पे 5 कार्बन, तो टोटल दो मॉलिक्यूल बनते हैं 3-3 कार्बन के। लेकिन इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। एक बार केल्विन साइकिल तो हो जाती है लेकिन इससे हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। हमें एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल बना के तैयार करना है तो हमें 3 बार CO2 को बुलाना पड़ता है। इसका मतलब हमें केल्विन साइकिल 3 बार घुमानी पड़ती है। कितनी बार घुमानी पड़ती है, 3 बार। इज इट क्लियर टू एवरीवन? राइजिंग वर्ल्ड 6 बार क्यों घुमानी है, हमें 3 कार्बन कंपाउंड चाहिए। अगर मुझे ग्लूकोज बनाना होता तब जाके मैं 3 बार घुमाती। इज इट क्लियर टू एवरीवन? चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर फिक्सिंग 1 CO2। हमें एक CO2 को फिक्स करना है, ठीक है। वो कह रहा है टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट फॉर फिक्सिंग 1 CO2 बाय कॉम्बिनेशन ऑफ C4 एंड C3 साइकिल। तुमने नाम सुना होगा, C3 साइकिल होती है, C4 साइकिल होती है, कैम होता है, यस और नो, ये बहुत सारी साइकिल्स होती है, C2 भी होता है, फोटो रेस्पिरेशन। तो वो कह रहा है C3 और C4 को मिला के अगर हमें एक CO2 को फिक्स करना है तो कितनी एनर्जी खर्च होती है। C3 का मैंने तुम्हें बताया था ना, C3 में अगर तुम्हें एक CO2 फिक्स करना है तो अभी तो मैंने तुम्हें कैलकुलेट करवाया था, 3 CO2 फिक्स करने के लिए 9 ATP चाहिए थे, तो एक CO2 फिक्स करने के लिए 3 ATP चाहिए, 3 CO2 फिक्स करने के लिए 6 NADPH चाहिए थे। तो इसका मतलब केल्विन साइकिल से अगर मुझे एक CO2 फिक्स करना है तो मुझे 2 NADPH चाहिए होंगे। यहीं पे जो आपकी C4 साइकिल है बच्चों, उसमें अगर आपको एक CO2 फिक्स करना होता है तो हमें 2 ATP खर्च करने पड़ते हैं। कितने ATP खर्च करने पड़ते हैं, 2। तो प्लस कर लो, कितना हो जाएगा, 3 + 2 5 ATP, और NADPH कितने हैं बच्चों आपके, 2। NADPH कितने हैं, 2। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा C। क्या हो जाएगा, C। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रागिनी कोई बात नहीं, अगर आप नए हो तो आप चैनल पे रोज आइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, आपको डेली नोटिफिकेशंस मिलेगा क्लासेस का, ठीक है। और आप जो प्रीवियस वीडियोस है आप उनको भी आराम से देख सकते हैं। आ गई बात समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इतना क्लियर है सब बच्चों को? नेक्स्ट क्वेश्चन, ओस्मोसिस की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, ओस्मोसिस की। पहले मैं तुम्हें पूरा कंसेप्ट समझा देती हूँ फिर तुम लोग आंसर देना, ठीक है। देखो ओस्मोसिस का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे कि ओस्मोसिस क्या होता है। मैं तुम्हें बता दूंगी ना, फिर तुम कभी भी ना किसी भी क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होगे। ये देखो यहाँ पे ये ए कंपार्टमेंट है, ये बी कंपार्टमेंट है, और बीच में प्रेजेंट है बच्चों तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। बीच में कौन प्रेजेंट है, बीच में प्रेजेंट है तुम्हारी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। मैं तुमसे कह रही हूँ एक तरफ पानी ज्यादा है, एक तरफ पानी ज्यादा है। मैं ब्लू कलर से बनाती हूँ यहाँ पे पानी, रुको, मैं यहाँ पे ब्लू कलर से बनाती हूँ। ये देखो, ये देखो, एक तरफ जो पानी मतलब आपका जो सॉल्वेंट है, एक तरफ आपका सॉल्वेंट ज्यादा है और एक तरफ सॉल्वेंट कम है। वाटर क्या है बच्चों, वाटर सॉल्वेंट ही तो है ना, यस और नो। तो एक तरफ मैं कह रही हूँ सॉल्वेंट ज्यादा है और एक तरफ आपका जो सॉल्वेंट है वो कम है, ठीक है। देखो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, सॉल्यूशन का मतलब होता है सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मिक्सचर, यस और नो, यस और नो। अगर मैं तुमसे पूछूं कि सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, जिसमें सॉल्वेंट भी प्रेजेंट है और जिसमें सॉल्यूट भी प्रेजेंट है, यस और नो, यस और नो। तो देखो सॉल्यूशन में अगर सॉल्वेंट ज्यादा होगा, सॉल्वेंट क्या होगा, ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, कम। वाइस वर्सा भी हो सकता है। एक सॉल्यूशन जिसमें बच्चों सॉल्वेंट कैसा है, लो, तो उसमें सॉल्यूट कैसा होगा, हाई, उसमें सॉल्यूट कैसा होगा बच्चों, हाई, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो मैंने ए वाला डायग्राम दिखाया है, इसमें आपका सॉल्वेंट बच्चों ज्यादा है, क्या है, ज्यादा, तो ऑब्वियस सी बात है सॉल्यूट क्या हो जाएगा, कम। बी वाला जो वीकर है बच्चों, इसमें तुम्हारा सॉल्वेंट कम है, तो सॉल्यूट, जिसको मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ, सॉल्यूट क्या है बच्चों इसमें, ज्यादा, सॉल्यूट क्या है, ज्यादा। ओस्मोसिस कहता है कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब
ऑब्वियस सी बात है वाटर तुम्हारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्वेंट की मूवमेंट है, जो सॉल्वेंट की नेट मूवमेंट है, वो हमेशा, नेट मूवमेंट की बात कर रही हूँ, जो सॉल्वेंट की नेट मूवमेंट है वो हमेशा हाई से लो डायरेक्शन में होगी। जहां पे हाई कॉन्सेंट्रेशन है वहां से सॉल्यूट उठ के हमेशा लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा। तुम बस इतना सा याद कर लो, तुम बस इतना सा याद रख लो, ऑस्मोसिस का मतलब होता है कि जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है जो कि वाटर होता है वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। इसका मतलब बच्चों मैं ये बात बोल सकती हूँ, मैं ये बात बोल सकती हूँ कि अगर सॉल्वेंट हाई से लो में जा रहा है तो सोल्यूट कैसे मूव कर रहा होगा, सोल्यूट मूव कर रहा होगा लो टू हाई। इसका मतलब मैं उल्टा बोल सकती हूँ कि सोल्यूट जो है बच्चों, सोल्यूट कहां से मूव करता है, सोल्यूट लो कंसंट्रेशन से, सोल्यूट ध्यान से देखेंगे, वाटर जो है, वाटर जो है बच्चों वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में जाएगा। जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल होता है, जो आपका वाटर का मॉलिक्यूल होता है, मैं दोबारा, देखो मेरी बात सुनो दोबारा, तुम्हारा जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है बच्चों वो कैसी कंसंट्रेशन से जाता है, जहां ज्यादा पानी होता है वहां से वहां जाता है जहां पे पानी कम प्रेजेंट होता है। मेरी बात समझ में आ रही है, यस और नो? मेरी बात समझ में आई? ठीक है, तो मतलब व्हाट इज ऑस्मोसिस? ऑस्मोसिस इज द नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वाटर फ्रॉम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन। इतनी बात क्लियर है? यस और नो? पहले बताओ इतनी बात क्लियर है, जल्दी से मुझे बताइए, यस और नो? ठीक है, तो जहां पे पानी ज्यादा है वहां पे सोल्यूट कम है, और जहां पे पानी कम है वहां पे सोल्यूट ज्यादा है। तो अगर सॉल्वेंट हाई से लो मूव कर रहा है तो मैं बोलूंगी सोल्यूट लो से हाई मूव करता है। तो मैं उल्टा भी तो बोल सकती हूँ, तो मैं बोल दूंगी जो हमारा सोल्यूट है वो ऑस्मोसिस में बच्चों लो से हाई कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है, क्योंकि जहां लो सोल्यूट होगा वहां सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सॉल्वेंट हमेशा हाई से लो की तरफ मूव करता है। तो ये हमेशा तुम्हें ना सॉल्यूट की रिस्पेक्ट में कई बार क्वेश्चन में आ जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने तो सॉल्यूट पढ़ा ही नहीं है। तो अब देखो, अब देखो मैं तुम्हें क्वेश्चन बताती हूँ। क्वेश्चन कह रहा है फर्स्ट, ऑस्मोसिस क्या है? द सोल्यूट मूव फ्रीली फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन टू लो। गलत, सोल्यूट तो लो से हाई जाता है, सोलवेंट जाता है हाई से लो। तुम सिर्फ सोलवेंट याद रख लो कि पानी ज्यादा से कम में जाएगा, पानी सोलवेंट है तो सोलवेंट हाई से लो जाएगा, तो सोल्यूट उल्टा होता है, सोल्यूट मतलब लो से हाई। तो ये हो गया गलत। फिर कह रहे हैं द सॉल्वेंट मूव थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन where a solute is in higher concentration to a region of lower concentration। वो कह रहा है सोलवेंट जो है वो मूव करेगा, लेकिन कहां से कहां, जहां पे ज्यादा सोल्यूट प्रेजेंट है वहां का सोलवेंट कहां मूव करेगा, जहां पे कम सोल्यूट प्रेजेंट है। ये भी गलत, मैंने बताया ना जहां पे सोल्यूट कम होता है वहां से कहां मूवमेंट होती है, जहां पे ज्यादा सोल्यूट होता है, और सॉल्वेंट उल्टा, जहां पे ज्यादा सॉल्वेंट है वहां से कम सॉल्वेंट की तरफ जाते हैं। ठीक है, सी कह रहा है the solvent moves through a semi permeable membrane from higher solvent to lower। ये बिल्कुल सही है कि सॉल्वेंट जो है वो हाई से लो में जाता है। इसका मतलब यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है बच्चों वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? सी। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से मुझे बताएंगे क्या ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर है? जल्दी से मेरी बात का अब तुम आंसर दे दो, क्या ये क्वेश्चन तुम्हें क्लियर है? क्या तुम्हें आज का सेशन में जो मैंने क्वेश्चंस करवाए हैं इन सबके कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए? क्या तुम्हें ये सीरीज समझ में आई? प्लांट फिजियो के और सेशंस तुम लोग लेने में इंटरेस्टेड हो या फिर नहीं हो? कुछ बेसिक कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हुए या फिर नहीं हुए? जल्दी से मुझे बताओ। कोई भी क्वेश्चन, अगर तुम्हारा उस क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो पूछ लो। किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई भी डाउट है तो तुम मुझसे पूछ लो। सीरीज कंटिन्यू करें प्लांट फिजियोलॉजी की? तुम्हारे कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं? तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल रहा है? ओके, ओके ठीक है। तो यस, ये फिर हम प्लांट फिजियोलॉजी की जो सीरीज है इसको कंटिन्यूएशन में रखेंगे। ठीक है, डेली एटलीस्ट 4-5 सेशन में तुम्हारे करवा दूं ताकि बेसिक ऊपर ऊपर के जो कंसेप्ट है तुम्हारे प्लांट फिजियोलॉजी के उसकी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाए। ओके खुशबू कुमारी, ओके तनिष्का, द राइजिंग वर्ल्ड, ओके ओके। कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ लो, कोई भी डाउट है तो तुम लोग पूछ रहे हो, पूछ लो। कोई भी डाउट है तो मुझसे पूछ लो। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग करते हैं आज का ये सेशन।